Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today's second lecture of Principle of Equity. In previous lecture, we discussed introduction, and now today we discuss the maxim. There are 12 maxim in this book. Now, the maxim number 1, there is no wrong without a remedy. ये maxim है जिसके मुताबिक देर इज़ राइट एंड देर इज़ रेमेडी. अगर आपकी राइट है तो वहीं उसको रेमेडी भी है. अब ये मैगजिम जो है किस चीज़ को डिफाइन करता है? द मैगजिम मीन्स दैट इक्विटी विल नॉट लेट गो अ रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी ऑन द ग्राउंड ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स. यानी मकसद कहने का ये है कि इस जो मैगजिम के तहत जो है जो आपका एक राइट है, उसके लिए जब राइट है तो डेफिनेटली उसके लिए एक रेमेडी भी मौजूद है. रेमेडी भी उसके लिए मौजूद है. द मैक्सिम इज दैट देर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी. बाय रॉन्ग इज मीन द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल राइट, दैट इज़ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए राइट विच इज़ रिकॉग्नाइज बाय लॉ. अब इसमें ये क्या कहता है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल राइट. लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट्स की बात करते हैं इस मैगजिम के अंदर कि बाय रॉन्ग is mean the infringement of a legal right, that is the infringement of a right which is recognized by the law. कानून के तहत जो राइट मिला हुआ है उसकी इन्फ्रिंजमेंट की खिलाफ वर्जी को डिस्कस किया गया. The maxim means that only right recognized by law can be enforced by the court. अब इसमें जो सेक्शन दूसरे कोर्ट्स वगैरह के जो सेक्शन हैं या एक्ट्स हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं. Section 9 of the Code of Civil Procedure, by which the civil courts are authorized to try all suits of a civil nature except those suits whose cognizance is barred by any other enactment in force, appearance to be based on this maxim. This section provides that civil courts will grant proper remedies where there have been infringement of legal right. अगर हमारे लीगल राइट की कहीं पे भी खिलाफ वर्जी दस्तंदाजी होती है तो उसके लिए सिविल कोर्ट्स के अंदर ये रेमेडीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं. यानी ये जो मैगजिम है ये कहता है देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी. जहाँ राइट है वहाँ आपको रेमेडी आपके लिए मौजूद है. इसी तरह से ये तो मैगजिम 1 हो गया. देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट ए रेमेडी. देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट ए रेमेडी मीन्स दिस इज़ राइट, देयर इज़ remedy. There is a right, there is a remedy. There is a right, there is a remedy. Maxim number 2. Maxim number 2. He who comes to equity must come with clean hands. He who comes to equity must come with clean hand. Maxim number 2 of this book. Equity works. अब ये कहते हैं मतलब ये मैगजिम क्या है? ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स. जो शख्स इक्विटी के लिए कोर्ट में आता है, इक्विटी के लिए आ रहा है तो उसके खुद के भी हैंड जो है क्लीन हैंड्स यानी साफ नीयत से आए, यानी उसकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई इलीगलिटी ना हो. जो शख्स इस मैगजिम के तहत आता है, इस मैगजिम के तहत जो है रिलीफ लेता है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो खुद क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट में है, उसकी तरफ से कोई इलीगलिटी ना हो. अब ये मैगजिम क्या कहता है? Equity works on the assumption that it was a matter of conscience and therefore it is discretionary with the court to grant relief. It takes into consideration whether the person applying for equity has himself acted conscientiously. अब conscientiously means जो खुद दयानतदारी के साथ कोर्ट के अंदर आता है, वो शख्स जो खुद दयानतदारी के साथ कोर्ट में आता है, ये मैगजिम उस शख्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा. ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड. जो इस इक्विटी के तहत कोर्ट के अंदर आता है तो वो उसके हाथ भी खुद साफ होने चाहिए, यानी वो दयानतदारी के साथ कोर्ट के अंदर अपना हक लेने के लिए आए, कोर्ट के अंदर अपना हक लेने के लिए है. यही रूल जो है सेक्शन 48 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पर भी बेस करता है. सेम कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी यही है कि जो शख्स कोर्ट के अंदर आता है वो क्लीन हैंड्स कहते हैं, सेक्शन 48. अब फ्रॉड, इसकी एक एग्जांपल हम इसमें कोट कर लेंगे कि भाई ये फ्रॉड जो है उसके तहत क्या है. इसकी एग्जांपल है, वेरी सिंपल एग्जांपल है, A and B enter into an agreement to divide equally between themselves property obtained by fraud.
यानी ए एंड बी ने एग्रीमेंट किया है जिसके तहत उन्होंने जो वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने फ्रॉड के तहत हासिल की है, the fraud is accomplished and the whole profit is in the hands of A. B sue A in equity for partition. The suit is liable to be dismissed. Means A and B दोनों ने जो एग्रीमेंट किया है वो किस चीज़ का किया है, जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने हासिल की है वो किससे, फ्रॉड से। यानी ए और बी दोनों क्लीन हैंड्स में नहीं है, दोनों क्लीन हैंड्स में नहीं है, दोनों फ्रॉडलेंट काम किया है उन्होंने। द फ्रॉड इज अकम्प्लिश एंड द होल प्रॉफिट इज इन द हैंड्स ऑफ ए। अब इस फ्रॉड का तमाम जो है प्रॉफिट जो है ए के हाथों में है, ए की पोजीशन में है, तो बी जो है ए के खिलाफ पार्टीशन का केस दाखिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बी भी क्लीन हैंड्स के साथ नहीं है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन या जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डिस्प्यूट है वो इन दोनों ने फ्रॉड के ज़रिए हासिल की थी। चुनांचा जब यहाँ फ्रॉड आएगा तो उस सूरत में ये जो मैक्सिम है एप्लीकेबल होगा कि जनाब अगर फ्रॉड के साथ ए और बी ने कोई प्रॉपर्टी का लेन देन किया है और जिसके लिए बी जो है ए के ख़िलाफ़ या ए बी के ख़िलाफ़ आता है कि जनाब मेरा हिस्सा नहीं दिया रहा, मुझे पार्टीशन के तहत मेरा हिस्सा दिया जाए, तो उस सूरत के अंदर ये जो केस दाखिल किया जाएगा वो द सूट इज़ लायबल टू बी डिसमिस। क्यों? क्योंकि जो इक्विटी के तहत इस केस के तहत इस मैगज़ीन के तहत कोर्ट के अंदर आया है वो क्लीन हैंड से नहीं आया है, वो खुद एक फ्रॉडुलेंट का हिस्सा है। नाउ वी कम ऑन मैगज़ीन नंबर 3। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू equity. He who seeks equity must do equity. This maxim is a particular application of the paramount maxim of equity that every action of the court must be governed by conscience and good faith. Conscience means अदल और गुड फेथ के साथ, कोर्ट का जो भी एक्शन हो वो अदल और गुड फेथ में हो, अदल और good faith no. The simple meaning of the maxim is that if a litigant claims something by way of equity, he must be ready and willing to grant to the other party that which belongs to that other party in equity. अब फेयरनेस की बात कर रहे हैं कि यानी दोनों पार्टी, जब एक पार्टी कोर्ट के अंदर आती है, अगर उसके ऊपर दूसरी पार्टी का कोई हक निकलता है तो वो इस चीज़ को तस्लीम करे। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। आप इक्विटी के लिए आए तो आपको खुद को भी इक्विटी के तहत ही काम करना। द मैक्सिम एक्सप्रेस दैट द इक्विटी द पर्सन सीकिंग द असिस्टेंस ऑफ ए कोर्ट ऑफ इक्विटी मस्ट हिमसेल्फ डू एक्ट, और वो एक्ट क्या है, फेयरली, यानी फेयरली एक्ट करेगा तो उस सूरत में उसको कोर्ट के अंदर इस मैगजीन के तहत आना। इसका सेट ऑफ की एक प्ली है अंडर ऑर्डर 21 रूल 18 के तहत। ए जजमेंट डेप्टर इज इंटाइटल्ड टू सेट ऑफ ए डिग्री विच ही हैज़ against his decree holder, and this right of set off he can also exercise under this section against the transfer of the decree holder. अब इसकी illustration क्या है, वेरी सिंपल है। A holds a decree against B for ₹500. B has a decree against A for 300. A के पास डिक्री है B के अगेंस्ट में 500 की, और B के पास डिक्री है A के अगेंस्ट 300 की। C इज ए ट्रांसफेरी फ्रॉम A ऑफ हिज डिक्री। अब C किसका ट्रांसफेरी है, A का। C cannot execute the decree against B for more than ₹200. अब इसमें क्या किया है कि जो C है जो कि ट्रांसफेरी है A का, वो एग्जीक्यूट जो डिक्री करेगा अगेंस्ट बी तो वो 200 से ज़्यादा की नहीं करेगा। 200 से ज़्यादा की नहीं क्यों करेगा, क्योंकि ए ने जो डिक्री अगेंस्ट बी ली है वो 500 की है, जबकि बी ने अगेंस्ट जो ए के लिए वो 300 है। 500 में 300 माइनस होंगे तो 200 होगी, यानी जो सी है किसका ट्रांसफेरी है, वो ए का है, वो 200 से ज़्यादा की एग्जीक्यूशन की डिक्री दाखिल नहीं कर सकता अगेंस्ट द बी। नाउ अगेन इसको और हम एक्सप्लेन बेहतर तरीके से करते हैं अगेंस्ट कम उसमें, दैट provided section 64 and 65 of the contract act.
section 64 and 65 of the contract act that the party receiving any benefit under a void or voidable contract is bound to restore such benefit to the party from whom he had received it. यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 64 और 65 जो हैं वो भी इसी मैगजिम के तहत काम कर रहे हैं, वो इसी मैगजिम को फॉलो कर रहे हैं. किस तरह से? Section 64 and 65 of the Contract Act that the party receiving any benefit under a void or voidable contract के तहत अगर किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट रिसीव किया है इज बाउंड टू रेस्टोर, या वो बाउंड है रेस्टोर करने के लिए सच बेनिफिट टू द पार्टी फ्रॉम हुम ही हैड रिसीव इट, उस पार्टी के जिससे उसने ये रिसीव किया है. यानी ये जो मैगजिम नंबर 3 जो है वो सेक्शन 64 एंड 65 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर भी ये सेम जो है पॉइंट उसमें भी डिस्कस किया गया. नाउ वी कम ऑन द इंजंक्शन सेक्शन 56J ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी हमारा ही सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं. इसमें सेक्शन 56J जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ का इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसको हम इंशाल्लाह जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो सब्जेक्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. सेक्शन 56J ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड व्हेन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट और हिज एजेंट हैज बीन सच एज टू disentitle him to the assistance of the court. The rule rests on the maxim that he who seeks equity must do इक्विटी. जो खुद इक्विटी के लिए आया है तो वो उसको भी इक्विटी ही करना है. ए प्लेंटिफ हु सीक्स फॉर एन इंजंक्शन मस्ट बी एबल टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट हिज ओन एक्ट एंड डीलिंग्स इन द मैटर हैव बीन ऑनेस्ट, फेयर एंड फ्री फ्रॉम एनी टेंट ऑफ फ्रॉड और इलीगलिटी, एंड दैट if in his dealing with the person against whom he seeks relief or with third parties he has acted in an unfair and inequitable manner, he cannot have relief. अब इंजंक्शन 56J के तहत जो है ये इक्विटी का जो ये मैगजिम है उसको उसमें डिस्कस किया गया है. वो सेम पॉइंट्स के ऊपर कोर्ट के अंदर कोई भी शख्स दाखिल करता है केस प्लेंटिफ इंजंक्शन के लिए तो उसके लिए लाजमी है कि वो कोर्ट को असिस्ट करे, कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि वो कोर्ट में आया है तो क्लीन हैंड्स के साथ आया है. और किस लिए क्लीन हैंड्स के साथ भी आया है, और वो जो यानी मतलब वो उसने किसी और के राइट को इन्फ्रिंजमेंट नहीं की है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राइट के लिए आया है, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना. यानी जो इंजंक्शन हासिल करना चाहता है उसके ज़रिए वो किसी और के राइट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी और का जो लीगल राइट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोर्ट को असिस्ट करे, कोर्ट को इस बात को बताए कि जब वो इधर इस कोर्ट इंजंक्शन के लिए ले आया है तो उसने कोई फ्रॉड और इलीगलिटी नहीं किया. उसके बिहाफ पे उसने डिफेंडेंट्स के जिसके अगेंस्ट में वो इंजेक्शन ले रहा है उसके अगेंस्ट में इसने किसी भी किस्म की इलीगलिटी और फ्रॉड नहीं किया है. यानी वो कोर्ट के अंदर आता है सिर्फ अपने हक के लिए, स्टे लेता है, किसी दूसरे के लीगल राइट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ऑफ अदर पार्टी. ये इंजंक्शन के तहत इसका रूल है. ये तो मैगजिम 3 मैगजिम था. फोर्थ मैगजिम, नाउ वी कम ऑन द फोर्थ मैगजिम नंबर 4. Delay defeats equity. Equity adds the vigilant, not indolent. The law adds the vigilant, not those who sleep. यानी सिंपल सा है कि वो लोग जो अपने हक के लिए एक्टिव नहीं हैं, जो सो रहे हैं, उनके लिए किसी भी किस्म का कोर्ट रिलीफ नहीं मिल सकता. लॉ इज मीन फॉर द विजिलेंट एंड नॉट फॉर दोज हु स्लमर एंड स्लीप. लॉ जो है उनके लिए विजिलेंट है जो एक्टिव हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने हक के लिए इन टाइम आ रहे हैं. वो लोग जो सो रहे हैं, जिनको किसी किस्म के अपने हक के लिए वो नहीं उठ रहे हैं, तो उनके लिए कोर्ट विजिलेंट नहीं होगी. अभी आगे क्या कहते हैं? दिस रूल इज डिजाइन टू प्रोमोट डिलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ सुइटर्स, to discourage lashes by making it a bar to relief, and to prevent the enforcement of stale demands of all kinds when a party has slept over his right and has acquiesced in the infringement thereof for the great length of time.
great length of time. अब देखिए कोर्ट में जब भी आप किसी किस्म के अपने राइट के लिए आते हैं उसके लिए एक टाइम पीरियड मुकर्रर है। अब ये नहीं है कि आप अपने राइट के लिए 1 साल बाद 100 साल के बाद आप तशरीफ़ लेके आएँ तो कोर्ट आपके लिए विजिलेंट नहीं होगी। ये मैगज़ीम ये कहता है कि कोर्ट उनके लिए विजिलेंट होगी जो एक्टिव होंगे इन टाइम वो अपने हक के लिए कोर्ट के अंदर आते हैं। अब जनाब ये बात होती है द मैगज़ीम, अब इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। दिस मैगज़ीम मीन्स दैट वाइल ए लीगल क्लेम इज़ नॉट बार्ड बाय एनी लैप्स ऑफ टाइम shorter than the period prescribed by the statute of limitation, an equitable claim may in some cases be barred by the unreasonable delay of the plaintiff in seeking the relief. अब यहाँ लिमिटेशन एक्ट के अंदर क्लेम के लिए टाइम पीरियड को प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप कितने टाइम में कौन से केस के लिए कितना टाइम पीरियड है जिसके तहत आप कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। अभी लिमिटेशन में एक बहुत उसमें है डिस्कशन है लंबी चौड़ी, लेकिन फ़िलहाल हम जो इस मैगज़ीन के तहत जो है ना लिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया है किसके लिए कितने टाइम है और किस केस के लिए आप कितने टाइम तक कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। अब इस सेक्शन के तहत जो प्रिंसिपल है जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल्स लेट डाउन जो कह सकते हैं, द प्रिंसिपल of this maxim has been embodied on under Order 21 Rule 58 Civil Procedure Code 1908. It provides that where any claim is preferred to or any objection is made to the attachment of any property attached in execution of a decree on the ground that such property is not liable to such attachment, the court shall investigate the claim or objection provided the court considered that the claim or objection was not designedly or unnecessarily delayed. Similarly, the exercise of revisional jurisdiction under section 115 CPC by the High Court is purely discretionary, and where the petitioner has been guilty of unexplained delay lashes in making the application, the court may refuse to interfere. अब अगर आपने लैशेस टाइम बार्ड आपका कोई क्लेम होगा तो कोर्ट आपके उस क्लेम को एंटरटेन नहीं करेगी। आपका क्लेम है टाइम बार्ड है, जो टाइम पीरियड है उस प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में जो लिमिटेशन एक्ट के तहत है उसके तहत अगर आप कोर्ट में नहीं आए तो ये मैगज़ीम जो है वहाँ एप्लीकेबल होगा। ये मैक्सिमम जो है वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। डिले डिफीट्स इक्विटी, इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट इंडोलेंट। आप कोर्ट जो है विजिलेंट किसके लिए होगा? जो अपने हक के लिए एक्टिव होंगे। वो लोग जो अपने हक के लिए एक्टिव नहीं होंगे, जिसे हम क्लियर अल्फाज में कहते हैं जो सो रहे हैं, उनके लिए कोर्ट विजिलेंट नहीं होगा। कोर्ट विजिलेंट किन लोगों के लिए होगा? जो अपने हक के लिए खड़े होंगे और अपने हक के तहत अपना हक लेने के लिए एक्टिव होंगे। नाउ दिस इज मैगज़ीन नंबर 4। अब आज के लेक्चर में हमने 1 2 3 4 मैगज़ीन्स पढ़े हैं। मैगज़ीन 4 जो है मैगज़ीन्स हमने इसमें पढ़े हैं, जिसके अंदर फ्रैंकली जो हम बात करें तो उसमें क्या चीज़ की गई है। वन में क्या डिस्कस किया गया है मैगज़ीन 1 में, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट ए रेमेडी। ठीक है, दिस इज़ राइट, देयर इज़ राइट, देयर इज़ रेमेडी। ठीक है जी, आपका जो राइट है वहाँ आपको बिल्कुल रेमेडी मिलेगी। अच्छा, सेकंड है ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। जो शख्स इक्विटी के लिए आ रहा है वो खुद दयानतदारी से है, उसके अपने जो है क्लीन हैंड्स हों, वो दयानतदारी के से आए, किसी फ्रॉड के तहत इधर ना आए। अगर कोई फ्रॉड करके आता है तो उसके लिए ये मैगज़ीम एप्लीकेबल नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि थर्ड मैगज़ीम कहते हैं ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। आप इक्विटी के लिए आ रहे हैं तो आपको ख़ुद को भी इक्विटी के तहत ही काम करना है। ये नहीं कि आप अपने लिए तो आप एक्टिव हैं कि आपको इक्विटी हो, दूसरे के लिए आप अपने मसावत के लिए तो आप खड़े हैं, लेकिन दूसरे की मसावत के लिए आप जो है खामोश हैं। यानी आप इसे के तहत कि अगर आप अपने लिए जो मसावत रख रहे हैं तो दूसरे के लिए भी आपको मसावत है। मैगज़ीम 4 क्या कहता है? डिले डिफीट्स इक्विटी, इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट इंडोलिजेंट, लॉ इज मेन फॉर द विजिलेंट एंड नॉट फॉर दोज हु स्लम्बर एंड स्लीप।
वो लोग जो अपने हक के लिए इन टाइम आते हैं, अपने हक के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए कोर्ट विजिलेंट होगा। बाकी जो सो रहे हैं उनके लिए कोर्ट विजिलेंट नहीं होगा। यानी आप अपने हक के लिए खड़े हैं, ठीक है, कोर्ट आपके साथ है। और अगर आप अपने हक के लिए नहीं खड़े, सो रहे हैं, लैशेस है, लॉ ऑफ लैशेस एप्लीकेबल होगा, तो उस सूरत में आपके लिए कोर्ट जो है विजिलेंट नहीं होगी। नाउ डियर स्टूडेंट, there is a 4 magazine we discussed in this in second lecture. Now inshallah on another lecture, afterward in another lecture we discuss remaining maxim remaining maxim. Now any question regarding this maxim may kindly ask. Now in this principle of equity may in previous lecture we already discussed all the introduction already discussed, and say and there is 4 maxim we discuss 4 maxim. Now inshallah in coming lecture we shall discuss other maxims step by step along with cases and priorities and assignments, so and so. Inshallah we'll cover all the syllabus in time. Now student, मैं अभी अपने इस लेक्चर को ही कंप्लीट करती हूँ और इस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और काइंडली जो पेंडेमिक चल रहा है उसके हवाले से SOP पे आप कंप्लीटली अमल करें और दूसरों को भी इस पर अमल कराने के लिए समझाएं, बताएं कि इसके ऊपर अमल करना है। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।